नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो। तो आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है यूपी बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का साइंस का। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये हमारी टेस्ट सीरीज है। तो आज हम टेस्ट सीरीज में साइंस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से करते हैं तो आपके 99% अंक पक्के पूरे हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप सभी रेडी हैं तो एक बार कमेंट में रेडी टाइप करें। आप रेडी हैं तो कमेंट करें रेडी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये यूपी बीटीसी का फर्स्ट सेमेस्टर विज्ञान का पेपर है जो कि 2024 में आया था। तो ये पेपर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप इसको तैयार करेंगे तो आपको परीक्षा में ज़्यादा यह उपयोगी होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम विज्ञान में फर्स्ट चैप्टर देखेंगे कि सजीव जगत। तो हम सजीव जगत के बारे में जानेंगे, सजीव जगत क्या होता है और इसके प्रकार क्या क्या है, निर्जीव वस्तुएं, सजीव वस्तुएं। तो सजीव वस्तु क्या होती हैं? तो वे वस्तुएं जो सांस लेती हैं, जिनमें प्रजनन, वृद्धि, गति आदि के गुण पाए जाते हैं, उन्हें सजीव वस्तुएं कहते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा ये है, सजीव वस्तुएं। सेकंड चैप्टर है हमारा वनस्पति जगत। तो वनस्पति जगत में पौधों के विभिन्न भागों के नाम, उनके कार्य, उनकी उपयोगिता एवं उनके रूपांतरण और उनके उपयोग के बारे में देखेंगे। फिर आता है आपका तीसरा चैप्टर जिसमें है पौधों में प्रजनन व उसके प्रकार। तो पौधों में प्रजनन कितने प्रकार से होता है और ये कितने प्रकार के हैं, तो ये सब हम थर्ड चैप्टर में देखेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका भौतिक मापन, जिसमें हम मापन की विभिन्न इकाइयों को देखते हैं जैसे रेंज गेज, थर्मामीटर आदि। फिर इसके बाद आता है चैप्टर 5 जिसमें आपका फोर्स आता है। तो उसमें गति एवं फोर्स क्या है, तो उसकी परिभाषा, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो वह सभी इस चैप्टर में आएंगे। फिर आता है आपका नेक्स्ट पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, उनके गुण क्या क्या हैं, मिश्रण के प्रकार क्या क्या हैं, तो ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये सारा आपको इंग्लिश में दिया हुआ, यदि किसी को हिंदी में समझ नहीं आए तो वे इसको देख सकता है। तो विज्ञान क्या है, तो विज्ञान की परिभाषा क्या हो सकती है, तो ये डेफिनेशन इसमें बताई गई है। तो विज्ञान क्या है, तो विज्ञान एक प्रकार का विशेष ज्ञान है। इसी को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन या ग्रीक भाषा के साइंसियन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो जिसका अर्थ होता है जानना। तो विज्ञान का क्या अर्थ होता है कि ज्ञान या ज्ञान को बढ़ाना या जानना। तो विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं, तो विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। तो कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, तो नंबर 1 जीव विज्ञान जिसे बायो कहते हैं, नंबर 2 भौतिक विज्ञान जिसे फिजिक्स कहते हैं, नंबर 3 रासायनिक विज्ञान जिसे केमिस्ट्री कहते हैं। तो हम इस बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में इन तीनों को ही पढ़ना है। तो हमें क्या करना है, इन तीनों को ही पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संजीव, तो आपका फर्स्ट चैप्टर है संजीव जगत। तो संजीव एवं निर्जीव में क्या अंतर है, यह वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं, तो ये क्या है, तो ये फर्स्ट चैप्टर में आपका ये सभी आएगा। तो अब हम पढ़ेंगे सजीव और निर्जीव वस्तुएं क्या हैं। तो संजीव वस्तुएं वे सभी वस्तुएं जो जीवित होती हैं, उन्हें हम संजीव वस्तुएं कहते हैं। तो कौन सी वस्तुएं सजीव होंगी, जिनमें जान होगी, जो प्राणवायु ऑक्सीजन लेते हैं, उन्हें हम संजीव कहते हैं। जैसे उदाहरण मनुष्य, पेड़ पौधे, कीड़े, जंतु, कवक आदि। तो वे सभी ये कवक, मनुष्य आदि ये संजीव वस्तुओं में आते हैं। और निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं, तो वे वस्तुएं जिनमें जीवन संभव नहीं होता, उन्हें निर्जीव वस्तु कहते हैं। अर्थात जो श्वसन क्रिया नहीं करते, उन्हें निर्जीव वस्तु कहते हैं। जैसे किताब, मार्कशीट, आपके पिता का डंडा, माता जी का हथियार, जो माताजी से आपको पीटती है। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया है कि संजीव एवं निर्जीव वस्तुएं क्या हैं। तो बेसिक संजीव वस्तु वे होती हैं जो श्वसन क्रिया करती हैं और निर्जीव वस्तुएं वे होती हैं जो श्वसन क्रिया नहीं करती हैं। तो आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको इसमें दिखाया गया कि संजीव क्या क्या कर सकता है और निर्जीव क्या क्या नहीं कर सकता। तो संजीव श्वसन क्रिया करता है, श्वसन के द्वारा वे ऑक्सीजन लेता है और नाइट्रोजन को बाहर फेंकता है। फिर है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मीनिंग है कि जो भी हमारे शरीर में उपस्थित गंदे पदार्थ हैं वह सभी को बाहर निकालना। जैसे पसीना, जो पसीना जो है हमारा
उत्सर्जन की एक क्रिया है। फिर उनको होता है जीवन चक्र। तो संजीवों को जो जीवन चक्र है वो कि निर्धारित होता है। फिर है भोजन, पानी, हवा की आवश्यकता। तो संजीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, पानी, हवा की आवश्यकता होती है। संजीव बिना भोजन, पानी, हवा के मृत मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भोजन, हवा, पानी अत्यंत आवश्यक है। वृद्धि और विकास। संजीवों में वृद्धि एवं विकास पाई जाती है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है और वृद्ध हो जाता है और एक दिन मर जाता है। तो ये उसे कहते हैं वृद्धि। और विकास। विकास उसके शरीर शरीर का विकास, मानसिक विकास, आदि विकास। तो उसमें मैच्योरिटी आती है तो उसे कहते हैं वृद्धि और विकास। फिर है प्रजनन और संवेदनशीलता। तो प्रजनन, तो व्यक्ति जो होता है या कोई भी जानवर, पशु पक्षी अपने ही समान बच्चे पैदा करता है। जैसे पशु पक्षी अंडे देते हैं, मानव का बच्चा पैदा होता है तो उसी को हम प्रजनन कहते हैं। और संवेदन क्या होता है? तो मनुष्य त्वचा के माध्यम से गर्मी एवं ठंड का अनुभव करता है, उसे ही संवेदनशीलता कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ये आपको अंतर दिए हुए हैं। जबकि निर्जीव ना तो श्वसन क्रिया करता है, ना उत्सर्जन क्रिया करता है, ना उसका कोई जीवन चक्र होता है, ना ही उसे पानी हवा की आवश्यकता होती है, ना ही उसमें वृद्धि एवं विकास होता है, ना ही प्रजनन होता है। ये आपको गुड़िया दी गई है। इसका ना तो विकास होगा, ना ही ये श्वसन क्रिया करेगी, ना ही ये उत्सर्जन करेगी, ना ही इसका कोई जीवन चक्र है। आप इसको एक बॉक्स में बंद करके रख दोगे तो आप 500 वर्ष बाद इसको ओपन करोगे तो ये गुड़िया ऐसी की ऐसी रहेगी, जबकि 500 वर्षों में ये मर जाएगा। तो आप उम्मीद है कि आपको संजीव एवं निर्जीव में अंतर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपको इसमें एक और अंतर दिए गए हैं जिसको इंग्लिश में समझना है। वो लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। तो ये है संजीव, ये है निर्जीव। तो संजीव क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, जैसे पेड़ हो गया। मूव करते हैं, गति करते हैं, जैसा बच्चा यहाँ से स्कूल जाता है, स्कूल से घर जाता है। संवेदना करते हैं, गर्मी सर्दी का एहसास करते हैं। ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन करते हैं। नीड वाटर एंड फूड टू सर्वाइव। तो जीने के लिए पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। और संजीवों की मृत्यु भी होती है, क्योंकि संजीवों को एक निर्धारित जीवन चक्र होता है और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जबकि निर्जीव वस्तुओं में ना तो ग्रो होगी, ना ही मूव होता है, ना ही वो फील करते हैं, ना ही उनमें श्वसन क्रिया होती है, ना ही प्रजनन क्षमता होती है, ना ही वो उनको खाना और पानी की आवश्यकता है, ना ही वे मरते हैं, ना ही वे टूटते हैं, ना ही वो डैमेज होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो प्राकृतिक वस्तुएं क्या हैं और मानव निर्मित वस्तुएं क्या हैं? तो प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं तो नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि प्रकृति, वे वस्तुएं जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होती हैं प्राकृतिक वस्तुएं कही जाती हैं। तो प्राकृतिक वस्तु कौन कौन सी हो गई? जैसे पेड़ पौधे, हवा, सूर्य का प्रकाश, पेट्रोल, नदी, पहाड़, आम। तो ये सभी प्राकृतिक वस्तुएं हैं। मानव निर्मित वस्तुएं। तो मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं? मानव माने आदमी, निर्मित माने बनाई हुई। तो जो मानव के द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। तो वे सभी वस्तुएं जिनका निर्माण मानव द्वारा किया गया है मानव निर्मित वस्तुएं कही जाती हैं। जैसे साबुन, कंप्यूटर, नोट्स, पेन, कॉपी आदि। तो ये सभी मानव निर्मित वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा प्राकृतिक वस्तुएं क्या हैं और मानव निर्मित वस्तुएं क्या हैं। तो आइए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपके इस चैप्टर के एमसीक्यूज हैं जिससे आपको उम्मीद है कि आप इसका राइट आंसर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि संजीव एवं निर्जीव के बीच योजन कड़ी क्या होती है? जो संजीव एवं निर्जीव को जोड़ती है वो कड़ी, वो माध्यम कौन सा है? तो वो विषाणु है, या मेज है, या गाय है, या इनमें से कोई नहीं। तो गाय क्या होगी? गाय तो संजीव हो गई, जबकि इसमें संजीव एवं निर्जीव पूछा है तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। मेज क्या है? मेज निर्जीव है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये रहा कि संजीवों की प्रजातियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक क्या क्या चीजें हैं? तो इसमें आपको बताना है कि संजीव वस्तुओं को जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है। तो श्वसन, ऑप्शन बी प्रजनन, ऑप्शन सी गति, या ऑप्शन डी वृद्धि। तो वृद्धि
किसी व्यक्ति की वृद्धि होती है, किसी की कम होती है, किसी की हट ज़्यादा होती है, तो वृद्धि अस्तित्व के लिए परम आवश्यक नहीं है। गति भी परम आवश्यक नहीं है। प्रजनन भी परम आवश्यक नहीं है, जबकि श्वसन एक परम आवश्यक चीज है जो मनुष्य को जीवित रहने के लिए सहायता करती है। यदि मनुष्य श्वसन क्रिया नहीं करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसके अस्तित्व के लिए श्वसन क्रिया बहुत अति आवश्यक है। तो दूसरे का आंसर होगा ऑप्शन ए। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और अपने आंसर आप कमेंट करते रहिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया है कि धारा रेखीय शरीर होता है। तो धारा रेखीय क्या होता है? जिसपे धारा खिंची हुई होती है। तो उसमें आपको बताना है किसके शरीर पर धारा होती है। नंबर 1 घोड़े के पे, नंबर वो बियर के पे, नंबर 3 फिश के पे, नंबर 4 फ्रॉग के पे। तो घोड़े के शरीर पर धारा रेखीय होती है? नहीं, घोड़े के शरीर पर धारा रेखीय नहीं होती। तो ऑप्शन 1 आपका रॉन्ग हो जाएगा। बियर के शरीर पे धारा रेखीय होती है? नहीं, ऑप्शन बी भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो धारा रेखीय शरीर जो होता है वो होता है फिश का, जिससे फिश पानी में तैरने में सहायता सिद्ध होती है। तो धारा रेखीय शरीर क्या करता है? नौकाकार शरीर उसको तैरने में सहायता करता है पानी में। तो आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपके इसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको इसमें रिक्त स्थान बताने हैं। तो संजीव उद्यम के प्रति क्या करते हैं? तो संजीव उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं? तो इसमें करते हैं अनुक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? अनुक्रिया। तो फर्स्ट का आंसर होगा अनुक्रिया करते हैं। अनुक्रिया क्या होता है? तो अनुक्रिया किसी कार्य के क्रिया प्रतिक्रिया, जब कोई क्रिया करेगा तो उसके आगे हम प्रतिक्रिया करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति आपको चांटा मारता है तो हम भी उसको चांटा मारेंगे। तो ये हो गई क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। पादप अपना भोजन स्वयं की क्रिया द्वारा बनाते हैं। तो पादप क्या होते हैं? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश जिसे फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। संश्लेषण के द्वारा जंतु श्वसन क्रिया में रिक्त का उपयोग करते हैं एवं रिक्त बाहर छोड़ते हैं। तो जंतु क्या करते हैं? श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो इसमें होगा O2, इसमें कार्बन। सूरजमुखी के पौधे का सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ना क्या है? तो ये क्या है? तो ये गति है। तो आपको इसके ये सारे आंसर दिए गए हैं। तो आप जिसको नहीं आता वो इसमें से देख सकता है। तो क्वेश्चन नंबर ये 4 था, तो 4 के ये सारे आंसर हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा रिक्त स्थान है। तो निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो नंबर एक है वे सभी वस्तुएं जिनमें श्वसन, गति, वृद्धि, पोषण आदि क्रियाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं संजीव। तो वो कही जाती है? संजीव। उन्हें संजीव वस्तुएं कहते हैं। जंतु मुख्य रूप से भोजन के लिए किस पर निर्भर होते हैं? तो जंतु किस पर निर्भर होते हैं? तो ये होते हैं पेड़ पौधों पर। पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। संजीव श्वसन के दौरान क्या करते हैं? तो संजीव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो थर्ड का होगा ऑक्सीजन। जंतु स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो जंतु स्वयं गति या गमन करके, गति या गमन, तो गति या गमन करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो इसका चौथे का राइट आंसर होगा गति या गमन। तो आपने ये आंसर दिए गए हैं कि फर्स्ट में होगा सजीव, सेकंड में पेड़ पौधे, थर्ड में होगा ऑक्सीजन और फोर्थ में होगा गति। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट्स आंसर। तो शॉर्ट्स आंसर आपके बीटीसी में एक एक सॉरी वेरी शॉर्ट्स आंसर ये आपके एक एक नंबर के आते हैं और शॉर्ट्स आंसर आपके 2 नंबर के आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि संजीवों में पाए जाने वाले लक्षणों की बताइए कि हम संजीव की पहचान कैसे करेंगे। तो इसका आंसर है कि संजीवों में लक्षण पाए जाते हैं। जैसे संजीव भोजन करता है, क्योंकि भोजन संजीव को ऊर्जा प्रदान करता है, उसके बिना वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। संजीव वृद्धि करते हैं, तो एक संजीव
का गुण यह भी है कि वह वृद्धि करता है, उसकी निश्चित आयु होती है। संजीव श्वसन क्रिया करते हैं, संजीव श्वसन क्रिया करते हैं, वो अपने ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। संजीव स्वयं गति करते हैं, तो राइट आंसर है कि संजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं आ जा सकते हैं। संजीव संवेदनशील होते हैं और उद्यंतन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो संजीव क्या होते हैं? संवेदनशीलता होती है, क्योंकि वह त्वचा के माध्यम से सर्दी एवं गर्मी का एहसास करते हैं। संजीवों में उत्सर्जन क्रिया होती है। तो आपको मैंने पीछे बताया था कि उत्सर्जन क्या होता है? अपने शरीर में मौजूद गंदे पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहती है, जैसे पसीना। संजीवों में प्रजनन क्रिया होती है, तो प्रजनन क्रिया ही मैंने आपको बताया था कि अपने जैसे दूसरे बच्चे को जन्म देना प्रजनन क्रिया कहलाती है। तो होता है संजीवों का जीवन जो है निश्चित होता है, उनकी निश्चित आयु होती है। जैसे किसी की 60 वर्ष होती है, किसी की 80 वर्ष होती है, परंतु जो वो आयु होती है वो सभी संजीवों की 100 वर्ष तक मानी जाती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि श्वसन क्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो श्वसन क्रिया क्या है, ये आपको चित्र दिया गया है। इसमें मनुष्य क्या कर रहा है? O2 अपने नाकों के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचा रहा है। तो श्वसन क्रिया में क्या करता है? मनुष्य O2 ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। तो शरीर में ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के विघटन से जैविक ऊर्जा को मुक्त होना श्वसन कहलाता है। तो क्या है श्वसन? तो शरीर में ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज का विघटन से ऊर्जा का मुक्त होना श्वसन कहलाता है। श्वसन क्रिया में हम गैसों का क्या करते हैं? तो आदान प्रदान करते हैं। तो गैसों के बीच क्या होता है? श्वसन क्रिया में आदान प्रदान होता है। जैसे वातावरण से हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ते हैं। तो हम क्या करते हैं? श्वसन के रूप में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो उम्मीद है कि आपको श्वसन क्रिया अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं आई तो ये इमोजी में दिया गया है कि इसमें ऑक्सीजन को हम अंदर कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि पादपों में गति को प्रदर्शित करने वाला एक उदाहरण। तो पादप क्या होते हैं? कि पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे में गति को कैसे दर्शाया जा सकता है, उसका उदाहरण पूछा हुआ है। तो आपको यहाँ पे एक सूरजमुखी का पुष्प दिखाई दे रहा है। तो इसके द्वारा आपको समझाया गया है कि जिधर सूरज होगा, जिधर भी सन होगा, उसका सूरजमुखी का झुकाव उसी तरफ होता है। तो इसी को गमन कहते हैं। जैसे सन इधर है तो इसका झुकाव इधर की तरफ है, या सन पीछे है तो उसका झुकाव उधर की तरफ। तो पादपों में भी गति का प्रदर्शन करने का उदाहरण क्या है? तो पादपों में भी गति के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। तो पादप क्या होते हैं? पेड़ पौधों में दिखाई देते हैं। जैसे सूरजमुखी का, अब मैंने अभी आपको बताया कि सूरजमुखी का पुष्प क्या करता है? जिधर सूरज होगा उधर की गति प्रदर्शित करता है, अर्थात सूर्य की तरफ मुड़ता है। तो ये पादपों में गति का एक प्रमुख उदाहरण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो पादपों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करने के उदाहरण बताइए। तो पादपों में उद्दीपन क्या होता है? टच टच करना। जैसे मनुष्य में होता है उद्दीपन, जैसे मनुष्य अपनी त्वचा के माध्यम से सर्दी गर्मी का एहसास करता है, उसी प्रकार कुछ पेड़ पौधे होते हैं जो छूने पर मुरझा जाते हैं या बंद हो जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है छुई मुई। छुई मुई का पेड़ सबने देखा होगा। छुई मुई के जब हम पत्ते को छूते हैं तो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है और वो बंद हो जाता है। तो क्या होता है? वो बंद हो जाता है। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर लोटस का फ्लावर दिखाई दिया है, जो सुबह को तो सन की सूरज सूरज उगने पर पूरा अपना ओपन हो जाता है, जबकि शाम होने पर ये बंद हो जाता है। तो ये उद्दीपन के प्रति एक अनुक्रिया है। तो पादप, इसका आंसर कैसे करोगे? तो पादप उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। उदाहरण में क्या करोगे? तो छुई मुई के पत्तियों को छूने पर ये मुरझा जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि छुई मुई के पत्ते को छूते हैं तो वो मुरझा जाते हैं। ऐसे ही कमल के पुष्प शाम को बंद हो जाते हैं। इसी प्रकार मैंने आपको बताया कि सूरज के अस्त होने पर जो फ्लावर है वो मुरझा जाते हैं या बंद हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
तो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5, वृद्धि किसे कहते हैं? तो वृद्धि क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको बतानी है, और पादप एवं जंतुओं में वृद्धि कैसे होती है। तो पादप क्या है? पेड़ पौधों में एवं जंतुओं में वृद्धि किस प्रकार होती है। तो क्या इसकी क्रम होता है, किस क्रम के अनुसार इनकी वृद्धि होती है। तो आपको चित्र में जैसे दिखाई दे रहा है कि तो जैसे हमने एक बीज उगाया, बीज में से थोड़ा थोड़ा अंकुरन होता है, अंकुरन होते होते वो एक दिन पौधा बन जाता है। क्या बन जाता है? पौधा बन जाता है, फिर वो बन जाता है वृक्ष, एक बड़ा वृक्ष के रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो ये क्या है? एक क्रम के अनुसार इसकी बीज की वृद्धि हुई और ये पेड़ बन गया। उसी प्रकार मेढक जो है, इसके अंडे अंडे से ये छोटा छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, और एक पूरा संपूर्ण मेढक बन जाता है। तो इसी को हम वृद्धि कहते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसकी उम्र बढ़ते बढ़ते वो एक दिन जवान हो जाता है और एक दिन बूढ़ा हो जाता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इसी को हम वृद्धि कहते हैं। तो इसका आंसर आप कैसे करोगे? तो शरीर के भार एवं आकृति में धनात्मक परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। तो शरीर के भार भार यानी वेट का बढ़ना, और आकृति में धनात्मक यानी पॉजिटिव परिवर्तन होना। शरीर का बढ़ना, आकृति का बढ़ना क्या कहा जाता है? वृद्धि कहा जाता है। पौधों में वृद्धि जीवन भर होती है। पौधों में क्या होती है? वृद्धि जो होती है वो जीवन भर होती है। किंतु जंतुओं में वृद्धि जो है एक निश्चित अवस्था तक के पश्चात रुक जाती है। किंतु जंतु में जो क्या है, जीवन जीव जंतुओं में वृद्धि जो है वो एक अवधि के पश्चात रुक जाती है। जैसे मनुष्य, मनुष्य की उम्र, मनुष्य की हाइट एक समय तक बढ़ती है और उसके बाद वो बिल्कुल रुक जाती है, तो वृद्धि बढ़ती नहीं है। इसी कारण जंतु में जो क्या है, तो वृद्धि एक अवधि के पश्चात रुक जाती है और पेड़ पौधों में जीवन भर होती है। जैसे हम पेड़ पौधे की एक टहनी को काट देते हैं तो वहां पर नई टहनी उगाती है, परंतु मनुष्य में ऐसा नहीं है। मनुष्य के एक हाथ टूटने पर उसका हाथ उग नहीं सकता, तो यही वृद्धि है। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो पर्वतीय पौधे किस प्रकार अनुकूलित करते हैं? अनुकूलन क्या है? तो जहाँ स्वयं को वातावरण के अनुसार परिवर्तित करना ही अनुकूलन कहा जाता है। जैसे ये पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे पहाड़ी एरिया में तो उनकी पत्तियां नुकीली होती हैं, कांटेदार होती हैं, जबकि हमारे यहाँ पेड़ पौधे जो होते हैं मैदानी क्षेत्रों में वो हरे भरे होते हैं और उनकी पत्तियां छायादार होती हैं। तो यही होता है अनुकूलन, कि स्वयं को वहाँ के वातावरण के अनुसार उसमें खो जाना या ढलना। तो पर्वतीय, इसका आंसर कैसे करोगे? तो पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्यतः बहुत ठंड होती है और सर्दियों में तो हिमपात भी होता है। तो हिमपात क्या कहते हैं? बर्फबारी होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्ष शंकुराकार होते हैं। शंकुराकार क्या होते हैं? तो कीट जैसे आकार के होते हैं, कांटेदार। इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इससे वर्षा का हिम आसानी से नीचे की ओर खिसक जाता है। तो क्या होता है, जो वर्षा होती है या हिमपात होता है तो वो आसानी से इन पेड़ों की पत्तियों पर रुक नहीं पाता और वो नीचे गिर जाता है। क्या होता है? नीचे गिर जाता है। इसी प्रकार पर्वतीय पौधे अनुकूलन करते हैं। तो अब इसी कारण पर्वतीय पौधे अनुकूलन करते हैं और ये हिमपात को नीचे गिराते हैं और वृक्ष जीवित रह सकते हैं। आइए, तो आपको ये अच्छे समझ में आया हो, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8। तो संजीवों के वास स्थान से क्या समझते हैं? तो क्वेश्चन दिया गया है कि संजीवों के वास स्थान से क्या समझते हैं। तो वास स्थान क्या होता है? तो वह स्थान जहाँ पर मनुष्य निवास करता है उसी को वास स्थान कहा जाता है। तो क्या किसे कहा जाता है वास स्थान? तो वह स्थान जहाँ पर मनुष्य रहता है उसे वास स्थान कहा जाता है। तो इसका उत्तर आप कैसे करेंगे? तो संजीव जगत में असंख्य छोटे बड़े जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो संजीव जगत में क्या क्या पाए जाती हैं? तो छोटे छोटे जंतु, कीड़े मकोड़े एवं पौधे पाए जाते हैं, जिन्हें अपने परिवेश परिवेश क्या होता है? वातावरण में रहने के लिए कुछ संरचनाएं होती हैं। तो क्या होती है? अपने परिवेश में निवास करने के लिए कुछ उनमें संरचनाएं होती हैं। जैसे मनुष्य में फेफड़े पाए जाते हैं, मेढक में फेफड़े गईफड़े दोनों पाए जाते हैं। तो इन्हीं विशिष्ट संरचनाओं का स्वभाव की स्थिति को अनुकूलन कहते हैं। तो किसे कहते हैं अनुकूलन? तो इसी विशिष्ट स्वभाव की स्थिति को जिसमें मनुष्य रहता है। एक संजीव जिस परिवेश में रहता है, तो क्या है, एक संजीव जिस पर्यावरण या परिवेश में रहता है जहाँ से उसका भोजन, वायु आदि आवश्यकताएं पूरी होती हैं, जहाँ से उसकी भोजन
प्राप्त होता है, वायु प्राप्त होती है, तो उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उस स्थान को वासस्थान कहा जाता है। तो आप क्या करोगे वासस्थान में? वह स्थान जहाँ से मनुष्य को भोजन, पानी, अन्य आवश्यकताएं पूरी होती हैं, उसी को वासस्थान कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो ये है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो क्या है ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न? तो जंतु एवं पादपों की गति का उदाहरण समझाइए। तो गति का उदाहरण, तो गति जो है संजीवों का एक प्रमुख गुण है। तो गति क्या है? तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना गति कहा जाता है। जैसे ये गाय है, गाय एक स्थान से दूसरे स्थान तक चढ़ती है। जैसे सूरजमुखी का पुष्प, मैंने अभी आपको बताया कि जिधर सूरज होगा इनका मुंह उधर की तरफ होगा, तो ये भी गति का एक प्रकार है। जैसे फिश का पानी में तैरना, तो फिश का पानी में इधर उधर घूमना, तो ये भी गति का उदाहरण है। और पक्षियों का आसमान में उड़ना और वापस नीचे आना, तो ये भी गति का एक उदाहरण है। तो गति को आप कैसे आंसर करोगे? तो इसका आंसर है सभी जीव जंतु एवं पेड़ पौधों में गति प्रदर्शित होती है। तो सभी जीव जंतु एवं पेड़ पौधे हैं, उनमें गति प्रदर्शित होती है। सभी जीव जंतु अपनी आवश्यकताओं के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। तो गति क्यों करते हैं? तो सभी जीव जंतु जो हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो मनुष्य क्या करता है? पैसा कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। उसी प्रकार पशु हैं, पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। फिश पानी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैरती हैं, और पक्षियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर आ जाते हैं। ऐसे ही सांप रेंगता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो यह गति के उदाहरण है। यद्यपि पौधों में यह गति नहीं है, परंतु ये गति विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे सूरजमुखी का पुष्प का सूर्य की ओर मुड़ना, या कद्दू के प्रतानों द्वारा किसी सहारे से लिपटना आदि। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो गति क्या है? तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। तो आपको आंसर ऐसे ही करना है, क्योंकि ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जिसका आंसर आपको 10 से 11 पंक्ति में देना होगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो कौन सा है? प्रश्न नंबर 2, संजीव एवं निर्जीव में उदाहरण सहित अंतर। तो अंतर मैंने आपको सबसे जब पाठ शुरू किया तभी मैंने आपको अंतर बताया था कि संजीव क्या करते हैं और निर्जीव क्या करते हैं। तो आप कैसे करोगे इसको पेपर में? तो एक एक जगह संजीव, फिर बीच में ऐसे खींच के, फिर एक जगह निर्जीव। तो संजीव का क्या होता है? तो निर्धारित जीवन चक्र होता है, जबकि निर्जीव का जीवन चक्र नहीं होता है। जैसे एक व्यक्ति को आप बक्से में बंद करोगे तो वो 10-12 दिन के अंदर मर जाएगा, जबकि एक निर्जीव वस्तु गुड़िया को आप बक्से में बंद करोगे और 500 वर्ष पश्चात उसको ओपन करोगे तो वो ऐसी की ऐसी रहेगी। ना ही उसका कुछ बिगड़ेगा, ना ही वो मरेगा। तो इसका एक निर्धारित जीवन चक्र नहीं होता है। संजीव भोजन ग्रहण करते हैं। तो संजीव का प्रमुख गुण क्या है? कि वो जीवित रहने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं और अपनी ऊर्जा भोजन से प्राप्त करते हैं। जबकि निर्जीव क्या है? उनको भोजन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपका फोन हो गया, इसे आप खाना दो या मत दो, ये पूरा काम करेगा, आपको उसको सिर्फ बैटरी देनी है, तो उनको खाने की जरूरत नहीं होती। श्वसन करते हैं। तो संजीव का प्रमुख गुण क्या है? कि वे संजीव जो है श्वसन करते हैं, इसी कारण उनको संजीव कहा जाता है। जबकि निर्जीव क्या है? जो श्वसन नहीं करते, उसे निर्जीव कहते हैं। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे समझ में आएगा। फिर क्या है? जनन क्रिया करते हैं। तो संजीव क्या करते हैं? अपने ही अनुरूप छोटे छोटे अंडों या बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे पशु पक्षी अपने ही समान अंडों को अंडों को जन्म देते हैं, जिसमें से उनको उसी प्रकार के बच्चे प्राप्त होते हैं। जबकि निर्जीव में क्या होता है? निर्जीव में जन्म नहीं होता। कभी आपने सुना है कि मेरे फोन के छोटा फोन हुआ, नहीं हुआ ना? तो ये निर्जीव का ही उदाहरण है। फिर क्या होती है? उनमें एक वृद्धि होती है। तो एक छोटा बच्चा जो है बड़ा होता है धीरे धीरे, बूढ़ा एक उम्र के बाद बूढ़ा होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये इसे वृद्धि का उदाहरण है। इसी प्रकार निर्जीव में वृद्धि होती है। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके उदाहरण भी दिए गए, जैसे संजीव में गाय, चूहा, बकरी, मच्छर, मकड़ी, मनुष्य आदि प्राणी आते हैं, और पेड़ पौधे भी आते हैं। जबकि निर्जीव में पत्थर, कुर्सी, कांच, खून, कंप्यूटर आदि ये सभी वस्तु आते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया वो चैप्टर पूरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3।
प्रश्न नंबर 3 कि रेगिस्तान में जीवन यापन करने के लिए किस प्रकार का अनुकूलन आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, आप इसको अपने आप पढ़ें और नहीं आए तो मेरे से नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में पूछें नेक्स्ट वीडियो में पूछें। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट करें कि वीडियो कैसी थी रही, क्योंकि हमारे आपके कमेंट से ही हमको प्रेरणा प्राप्त होती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम सितंबर में होने की पूरी उम्मीद। तो अपनी तैयारी एकदम पूरा रखें। तो आपकी कक्षा यहीं पे समाप्त हुई। उम्मीद है कि आपको ये कक्षा अच्छे से पसंद आई है। तो थैंक यू।